हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 55। ये है क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट। और इस वर्कशीट में हम मुद्रा एवं साख के बारे में जानेंगे। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इन प्रश्नोत्तर को हम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ। वो ये है कि आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर एक दिन पहले ही अपलोड हो रही है। आप एक दिन पहले ही सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है ये है मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख क्या है, इसको हम बहुत आसान से शब्दों में समझ लेते हैं कि हम जो वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का चलन किया गया है, जो कि हम संकेत में देते हैं। ये कागजी नोट जो हम लोग देते हैं तो इसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं और कागजी मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्राओं के संकेत है। पहले के ज़माने में क्या होते थे कि वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी। इस प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। मतलब एक सामान देते थे तो उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे। मान लीजिए किसी को अगर एक गाय लेनी थी, पहले गायों का ही महत्व ज़्यादा था ना, एक गाय लेनी होती थी तो उसके बदले में निश्चित था कि अगर आप 10 बकरी देंगे तो आपको एक गाय मिलेगी। तो इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसको कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। या अगर आप एक बकरी देंगे तो आपको एक बोरी अनाज दिया जाएगा, या फिर एक बोरी अनाज देंगे तो आपको एक बकरी मिलेगी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी और वस्तुओं के आदान प्रदान से ही लेन देन होता था। लेकिन इसमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे सारी कठिनाइयाँ आगे चलकर उनका हल निकलता गया। और जो शासनकर्ता थे, जो शासक थे, वह धीरे धीरे इसको बदलते गए। वस्तु विनिमय के बाद फिर सामान का जो लेन देन है वह धातुओं के सिक्कों के साथ होने लगा। जैसे सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, तांबे के सिक्के आए, कौड़ियाँ आई और भी बहुत सारे चीज़ आए जो कि चलते थे। आपने सुना होगा कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो कौड़ी का मतलब क्या, पहले एक कौड़ी होता था, उसका भी कुछ मूल्य था और उस मूल्य से भी सामान को खरीदा जाता था। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते थे जिनसे कि सामानों को खरीदा और बेचा जाता था। तो उसी तरह से अब सरकार ने जारी किया है कागजी मुद्रा। और साख की, किसी चीज़ का साख क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी गारंटी क्या होती है, तो इस सब को लेकर के अब सामानों की खरीद बिक्री चालू हो गई है। तो हमने आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में है मुद्रा एवं साख, और उस चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं और ये बहुत आसान प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्रा एवं साख का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। तो मैंने आपको बताया है कि बहुत प्राचीन समय से मुद्रा के कई सारे रूप चले हैं, जैसे कौड़ी, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और कागजी नोट। तो आपको इसमें से क्या लग रहा है, मतलब आधुनिक रूप कौन सा हो सकता है। तांबे के सिक्के भी काफ़ी प्राचीन थे, बहुत पहले चलते थे। चांदी के सिक्के भी प्राचीन थे। अभी हमारे मार्केट में चांदी के सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया है। हालांकि यहीं अगर आप अभी से 40 साल पीछे चले जाएं और पूछें किसी से कि चांदी का सिक्का आपके समय में चलता था क्या, तो वो बोलेंगे कि हाँ चांदी का सिक्का चलता था। और उसके बाद सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के तो उससे भी पहले चलते थे। तो इस तरह से ये तीनों जो आपके विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प गलत हैं। ये मुद्रा के प्राचीन रूप हैं और मुद्रा का आधुनिक रूप होगा कागज़ के नोट, क्योंकि अभी कागज़ के नोट चल रहे हैं, नए नए कागज़ के नोट आ रहे हैं और वहीं चल रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो आपने अपना चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें कि हमने पढ़ा है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय मोहम्मद यूनुस को जाता है। तो प्रश्न 2 का उत्तर होगा चौथा नंबर, मोहम्मद यूनुस। इसके बाद है प्रश्न 3। और प्रश्न 3 है जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों में जो धनराशि जमा होती है, बैंकों में जो रुपए जमा होते हैं, मान लीजिए बैंक में
1 लाख करोड़ रुपया जमा हो गया, और 1 लाख करोड़ रुपया जमा हो गया तो उसमें से उसका बड़ा हिस्सा 75,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जमा का 15% बैंक अपने पास रखते हैं, तो उसके बाद बचा 85%, तो बाकी के 85% का वो क्या करते हैं, तो बाकी के 85% का वो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का जवाब आपको देना है। कोई एक सही है, जैसे कि बाकी के 50% का वो निवेश करते हैं नई शाखाएं खोलने के लिए, दूसरा है कर का भुगतान करने के लिए, कर मतलब टैक्स देने के लिए, और तीसरा है ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है, इसका उत्तर होगा ऋण देने के लिए, क्योंकि बैंक अर्न कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आपके द्वारा जमा की गई रकम पर वह धन कमाते हैं, तभी आपको वो ब्याज का भुगतान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4, ऋण देने के लिए। जमा का बड़ा हिस्सा बैंक ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यह कह रहा है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो यहाँ एक वाक्य लिखा गया है कि जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। तो आपने पढ़ा है औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। तो औपचारिक स्रोत उसे कहते हैं जिस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, और जो संस्था रिजर्व बैंक के देख रेख में कार्य करती है उसको औपचारिक स्रोत कहते हैं, या फिर जो संस्था हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के देख रेख में काम करती है और पूरी तरह से कानूनन होती है, कानून से मान्यता प्राप्त होती है, उन संस्थाओं को औपचारिक स्रोत कहते हैं। लेकिन जमींदार जब ऋण देता है तो इस पर किसी का देखरेख नहीं होता है, यह अपने हिसाब से ऋण देता है और अपने हिसाब से ब्याज का निर्धारण करता है। तो इसलिए जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। तो यहाँ हम औपचारिक स्रोत को हटाकर अनौपचारिक स्रोत लिखेंगे। अनौपचारिक स्रोत, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। समझ गए। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, और 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ डैश है मतलब रिक्त स्थान है। भारत में ऋण को के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। तो कौन करता है? अभी मैंने बताया है कि ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है, तो यह रिजर्व बैंक करता है। इसलिए प्रश्न 5 के रिक्त स्थान में यहाँ पर इस खाली जगह पर रिजर्व बैंक भरा जाएगा। रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी रिजर्व बैंक करता है। उसके बाद है प्रश्न 6। छठा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ संकल्पना स में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, और कारण क है भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो यहाँ दोनों वक्तव्य सही है। जो 2 प्राकथन दिए गए हैं ये दोनों सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, ये सही है। और दूसरा है कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन कारण क संकल्पना स की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा उत्तर होगा। तो पहला ए है संकल्पना स और कारण क दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि कारण क संकल्पना स की सही व्याख्या नहीं करता है। और बी है संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बिल्कुल सही है, इसका उत्तर बी होगा। बाद बाकी के सी और डी गलत है। उसके बाद है प्रश्न 7, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ एक वाक्य दिया गया है कि चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण। तो चेक क्या है? चेक कागजी है, तो हम लिखेंगे चेक मुद्रा के यहाँ रिक्त स्थान में कागजी लिखेंगे, कागजी। चेक मुद्रा के कागजी रूप का उदाहरण है। समझ गए।
और उसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में नीचे चित्र में दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है। तो बच्चों आप किसी भी चेक को ध्यान से देखना, नीचे में 2 जगह कुछ अंक डिजिट्स लिखे होते हैं, तो उसमें जो इस साइड वाला जो नंबर होता है यह चेक नंबर होता है। तो यह नंबर है 000335। तो आपके ऑप्शन में 000335 ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए आपका उत्तर होगा डी 000335, ये चेक संख्या है। और उसके बाद है प्रश्न 9। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं, जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा है प्रश्न 10 है कि भारती यह जानना चाहती है कि क्या भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं, क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता है, उत्तर दीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न 9। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं, जब वस्तुओं को खरीदने व बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय, यहाँ बेचते लिखिएगा, बेचते समय पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय निम्न समस्याएं सामने आ सकती हैं। क्या क्या सामने आती थी, यहाँ मैंने बिंदुवार उसको लिखा है। तो पहला पॉइंट है वस्तु विनिमय के लिए दोहरे सहयोग की शर्त का पूरा नहीं होना। दोहरे संयोग होगा, यहाँ दोहरे संयोग की शर्त का पूरा नहीं होना, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि मुझे यह वस्तु देनी है और यह लेनी है तो लेने वाले को इसकी आवश्यकता होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो उस समय कठिनाई आ जाती थी, मुझे तो ये लेनी है लेकिन जो वस्तु जिससे लेनी है उसको मेरे वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तब फिर वो अपनी वस्तु मुझे नहीं देगा। तो यह जो है दोहरे संयोग इसको बोलते हैं। यहाँ सहयोग के जगह पर संयोग शब्द होगा, संयोग। तो इस तरह का अगर आवश्यकता नहीं होता था और इस तरह की शर्त की पूर्ति नहीं होती थी तो वस्तु विनिमय नहीं होता था, सामान नहीं मिल पाता था। और दूसरा है अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वस्तु है और उसे मुझे उसकी बस कम ही आवश्यकता, थोड़ी सी आवश्यकता है, तो फिर उसको मैं कैसे लूँगा, जबकि अभी है कि पैसा दे करके उस तरह का काम किया जा सकता है। तो इस तरह की कठिनाइयाँ आ सकती थी कि बहुत बड़े वस्तु का छोटे उपयोग के लिए खरीदारी नहीं हो पाती थी, वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। और तीसरा है वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना कठिन। और बहुत सारे ऐसे वस्तु होते थे कि उनको भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रह नहीं किया जा सकता था, रखा नहीं जा सकता था। और चौथा है सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विनिमय में कठिनाई। मतलब कि अगर कोई सेवा से किसी वस्तु को बेचना चाहता था, जैसे कोई सेवा कर दे, किसी का पैर दबा दे या फिर किसी को पानी ला कर दे दे, किसी के लिए अनाज ढोकर काम कर दे, तो इन सबों के मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती थी, कोई सही मूल्य नहीं होता था, जिससे कि ये लेन देन की समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी। और उसके बाद प्रश्न 10 है कि भारती जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता है। यहाँ अस्वीकार पढ़िएगा, इसको अस्वीकार नहीं करता है, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि भारतीय रुपया को भारत की सरकार ने कानूनी मान्यता प्रदान किया है और उसे भुगतान के लिए प्राधिकृत किया है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।